3 दिसंबर 1999 को भारत की एक ट्रायल कोर्ट के जज ने 450 पन्नों का फैसला सुनाया। इसमें जज जीपी थरीजा ने एक हैरान करने वाला इकबाल किया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि वो जानते हैं कि मुल्जिम वही शख्स है जिसने जुर्म किया है, लेकिन इस कमेंट के बाद भी उन्होंने उसे बरी कर दिया। विक्टिम प्रियदर्शिनी मट्टू थीं, जो कानून की एक होनहार और महत्वाकांक्षी छात्रा थीं। वो शख्स जिसे जज ने आज़ाद होने दिया संतोष कुमार सिंह था। उसने 1 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन वे बार बार कैंपस आता रहा और प्रियदर्शिनी के लिए उसके मन में एक खतरनाक जुनून पैदा हो गया। वो एक ऊंचे ओहदे वाले पुलिस अफसर का बेटा भी था। प्रियदर्शिनी ने बिल्कुल वही किया जो सिस्टम स्टॉकिंग यानी पीछा करने वालों के शिकार लोगों को करने के लिए कहता है। उसने कई औपचारिक पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने सीधे यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत की। यहां तक कि उसने पुलिस से अपनी सुरक्षा के लिए एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी तैनात करवा लिया। कागजों पर सबूतों का इतना बड़ा ढेर होने के बावजूद सिस्टम ने उसे निराश किया। जनवरी 1996 को उसका पुलिस गार्ड वसंत कुंज स्थित उसके घर देरी से पहुंचा। महज 25 मिनट के उस वक्त में, जब वो बिल्कुल अकेली थी, उस पर बेरहमी से हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। संतोष के ऊंचे पुलिस कनेक्शंस की वजह से जांच जल्द ही सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने उसके खिलाफ एक बेहद मजबूत केस तैयार किया, जिसमें उसे सीधे क्राइम सीन से जोड़ने वाली 13 अलग अलग परिस्थितिजन्य कड़ियों का जिक्र था, जो हमें वापस 1999 के उसी कोर्टरूम में ले आता है। कोई कानूनी व्यवस्था किसी आदमी को उसका जुर्म स्वीकार करते हुए औपचारिक रूप से बरी कैसे कर सकती है? और तब क्या होता है जब एक दुखी परिवार और नाराज जनता उस जवाब को मानने से इनकार कर देती है? सीबीआई की 13 कड़ियों में से सबसे घातक फिजिकल और मेडिकल प्रमाण थे। जब पुलिस ने हत्या की रात संतोष से पूछताछ की, तो उन्होंने उसके दाहिने हाथ पर एक ताज़ा बिना पट्टी वाला फ्रैक्चर देखा। संतोष ने दावा किया कि 1 हफ्ते पहले उसका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसी रात सफदरजंग अस्पताल में उसकी जांच करने वाले डॉक्टरों ने कुछ और ही कहानी सुनाई। ये चार्ट चोट की बनावट को दर्शाता है। डॉक्टरों को 5वीं मेटाकार्पल हड्डी में एक ताज़ा फ्रैक्चर मिला। गौर करने वाली बात ये थी कि वहां कैलस नाम का वो हिस्सा बिल्कुल गायब था, जो हड्डी टूटने के कुछ ही दिनों में उसे ठीक करने के लिए बनने लगता है। उन्होंने क्रेपिटस भी महसूस किया, हड्डी के टूटे हुए टुकड़ों के आपस में रगड़ने से होने वाली एक खास आवाज। विज्ञान ने साबित कर दिया कि चोट महज 24 से 48 घंटे पुरानी थी, जो अक्सर हिंसक मारपीट के दौरान लगती है। फिर बारी आई फिजिकल सबूतों की। जांचकर्ताओं को प्रियदर्शिनी की लाश के पास ही एक पारदर्शी प्लास्टिक वाइजर के टूटे हुए टुकड़े मिले। जब 2 दिन बाद संतोष की मोटरसाइकिल का हेलमेट जब्त किया गया, तो उसका वाइजर गायब था और बचा हुआ प्लास्टिक क्राइम सीन पर मिले टुकड़ों से बिल्कुल मेल खा रहा था। हैदराबाद की लैब से मिली डीएनए प्रोफाइल ने संतोष के खून और मृतक पर मिले जैविक सबूतों के बीच मिलान की पुष्टि कर दी। ताज़ा फ्रैक्चर, टूटा हुआ हेलमेट और डीएनए मिलान ने एक अटूट जंजीर बना दी। वैज्ञानिक तथ्यों ने उसे उस कमरे में खड़ा कर दिया था जहां किसी भी तरह के उचित संदेह यानी रीजनेबल डाउट की गुंजाइश नहीं थी। इसके बावजूद जज थरीजा इन सब को दरकिनार करने में कामयाब रहे। उन्होंने मामूली प्रक्रियात्मक बारीकियों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया और बिना बात की शक पैदा किया। ये ग्राफिक उसी विसंगति को दर्शाता है जिस पर जज ने ध्यान केंद्रित किया था। अस्पताल ने शुरू में आरोपी के खून के 10-10 मिलीलीटर के 2 सैंपल लिए थे, जिन्हें 4 शीशियों में बांटा गया। लेकिन जब हैदराबाद की लैब में भी शीशियां खोली गईं, तो वहां महज 12 मिलीलीटर खून पहुंचा था। जानकारों ने गवाही दी कि थोड़ा वाष्पीकरण होना सामान्य है और सीलिंग मटेरियल में मामूली रिसाव भी था। लेकिन जज ने इस 8 मिलीलीटर के अंतर का इस्तेमाल पूरे डीएनए टेस्ट को अविश्वसनीय घोषित करने के लिए किया। जज ने तर्क दिया कि चूंकि संतोष के पिता एक ऊंचे पद पर तैनात पुलिस अधिकारी थे, इसलिए निचले स्तर के जांचकर्ताओं ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की होगी। इसी कल्पना के आधार पर उन्होंने फोरेंसिक सबूतों को खारिज कर दिया और एक कातिल को आज़ाद कर दिया।
1999 के इस फैसले ने तुरंत सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और मीडिया मुहिम को जन्म दिया। संसद में भी इस पर बार बार चर्चा हुई, क्योंकि जनता इस फैसले को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उस दबाव ने कानूनी व्यवस्था को हरकत में आने पर मजबूर कर दिया। सीबीआई ने अपील की और मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने सिलसिलेवार तरीके से ट्रायल जज के तर्कों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने फैसला सुनाया कि डीएनए टेस्ट वैज्ञानिक रूप से सही था और एक अहम कानूनी सिद्धांत की ओर इशारा किया। जब कोई आरोपी झूठा बचाव पेश करता है, जैसे कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वाली मनगढ़ंत कहानी, तो वो झूठ असल में उसकी जुर्म की एक मजबूत कड़ी बन जाता है। न्यायपालिका को अपनी ही अकाट्य सबूतों को गौर से देखने के लिए जनता की दबाव की एक लहर की जरूरत पड़ी। हाईकोर्ट ने बरी किए जाने के फैसले को पूरी तरह पलट दिया, संतोष को दोषी करार दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। कानूनी लड़ाई 4 साल और चली और आखिरकार 2010 में देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन को पूरी तरह बरकरार रखा। उन्होंने डीएनए प्रोफाइलिंग और सीबीआई द्वारा 14 साल पहले जुटाई गई परिस्थितियों के जाल को स्थायी रूप से मान्यता दी। ये ग्राफिक सजा सुनाने की पेचीदगियों को समझाता है। कोर्ट को 2 पहलुओं को एक दूसरे के तराजू में तोलना था। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, जिसमें हत्या से पहले का स्टॉकिंग और जुर्म की बर्बरता शामिल थी, और दूसरी तरफ मिटिगेटिंग फैक्टर्स, जिसमें जुर्म के वक्त आरोपी की कम उम्र और ये तथ्य शामिल था कि उसने अब शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है। एक बारी कानूनी संतुलन बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वे कम करने वाले कारक उसे फांसी के फंदे से बचाने के लिए काफी थे। उन्होंने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। आज भी ये लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। संतोष बार बार समय से पहले रिहाई की अर्जी दाखिल करता है, ये दलील देते हुए कि जेल में रहने से उसमें सुधार आ गया है। इसकी वजह से प्रियदर्शिनी के परिवार को बार बार कानूनी अखाड़ी में उतरना पड़ता है और उसे सलाखों के पीछे रखने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ती है।